चलिए, तो क्या बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम ही ट्राइंग टू बैन सती सिस्टम इन इंडिया। भारत में पहली बार, इंडिया में फर्स्ट टाइम सती प्रथा पर बैन लगाने की कोशिश करने वाले शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ गए ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने बैन लगाने की कोशिश की सती सिस्टम पर। देखिए, अगर हम बात करें सती प्रथा या सती सिस्टम की, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो सती सिस्टम हालांकि इंडिया में तो महाभारत के समय से इसके बारे में ग्रंथों में लिखा गया है। महाभारत के समय से ये सिस्टम चलता था अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट, मान्यताओं के अनुसार। बट हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली बात करें, इतिहास के हिसाब से बात की जाए, तो सबसे पहली घटना इस बारे में हमें पता चलती है गुप्त पीरियड में। सबसे पहली जानकारी कहाँ से होती है? गुप्त पीरियड में। और आप सभी को पता है गुप्त पीरियड हमने डिस्कस किया था, और गुप्त काल जो शुरू हुआ था वो लगभग 240 से 240 से 540 ईस्वी तक चला था। हालांकि सबसे मेन पीरियड माना जाता 319 से, जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासन शुरू हुआ। फिर भी हम ध्यान रखें गुप्त पीरियड में इस घटना के पहले साक्ष्य में प्राप्त हुए। क्लियर? इसी डायनेस्टी में एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त जो समुद्रगुप्त के सबसे बड़े पुत्र माने जाते थे। इनका शासनकाल 375, समुद्रगुप्त की डेथ के बाद 375 से 380 तक चला था। और इन्हीं के समय पर, या इन्हीं का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। इन्हीं का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज किसी युद्ध में, एक युद्ध में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई या डेथ हो गई। इन्हीं का सेनापति, इट मींस कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था गोपराज। गोपराज किसी युद्ध में लड़ते हुए इसकी डेथ हो गई या इसे मारा गया। और जब इसकी चिता जलाई जा रही थी, जब इसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तब इसी की वाइफ काफी दुखी थी, काफी फ्रस्ट्रेट थी, और उसने चिता में कूदकर जान दे दी। शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु कमिटेड सती। तो वो जो लेडीज थी, जो इनकी पत्नी थी, वो पहली लेडीज थी जिसने क्या किया था? सती हुई थी। जो पहली लेडीज थी जो सती हुई थी। क्लियर? इसके बारे में हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इसके बारे में जानकारी का जो सोर्स है, वो इसी वंश के एक राजा आएंगे जिनका नाम होगा भानुगुप्त। और भानुगुप्त एक पिल्लर बनवाते हैं, एक अभिलेख बनवाते हैं जिसका नाम था एरण अभिलेख। तो सोर्स जो होगा ना, वो होगा एरण अभिलेख या एरण पिल्लर। क्लियर? कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख, एरण इंस्क्रिप्शन या एरण स्तंभ भी बोल सकते हैं। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय या दैट वाज रिटन बाय भानुगुप्त इन संस्कृत लैंग्वेज। ये सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में एरण अभिलेख स्थित है। समझ गए ना? तो उस समय पर ये सती प्रथा या सती सिस्टम चला करती थी, उसके पहले एविडेंस यहाँ से पता चले। और देखिए, सती प्रथा ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, काफी बड़े स्तर पर चलती थी। जब भी किसी भी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो परमानेंटली वो सती ही होती थी। क्लियर? देखिए, अगर हम बात करें मीडिएवल पीरियड की, तो मीडिएवल पीरियड में सती सिस्टम तो था ही, साथ ही यहाँ पे एक और सिस्टम शुरू हो गया था जिसे जौहर प्रथा कहा जाता था। जौहर सिस्टम, जौहर प्रथा में इकट्ठे यानी कई सारे फीमेल्स एक साथ एक कुंड के अंदर, एक आग वाले कुंड में क्या कर देते थे? सुसाइड कर लेते थे। क्लियर? तो एक जौहर सिस्टम भी यहाँ पे मीडिएवल पीरियड में चल रहा था, और एक सती सिस्टम तो पहले से ही चल रहा था। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट जो ट्राई किया गया ना प्रोहिबिट करने का, वो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। ही वॉज नॉट सक्सेसफुली बैन ऑन दिस सिस्टम। सक्सेसफुली वो बैन नहीं लगा पाए इस प्रथा पर। क्लियर हो गई बात इतनी? अब क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि बताइए, सबसे पहले सती प्रथा को बैन करने वाला शासक कौन था? फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच रूलर कंप्लीटली बैन द सती सिस्टम। तो पहली बार भारत में सती प्रथा को बैन करने वाला पहला शासक कौन था? तो आंसर जो होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही अगले शासक के बाद आने वाले अगले शासक, जो इन्हीं के यंगर ब्रदर हैं, इन्हीं के छोटे भाई हैं, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो पहली बार अगर सती प्रथा पर किसी ने पूरी तरह बैन लगाया था तो वो लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? पहला जो आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक।
लेकिन क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होने के बाद, उनका शासनकाल समाप्त होने के बाद, जब तक उनका शासनकाल चला तब तक तो इस प्रथा पर प्रतिबंध रहा, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब वापस से ये सिस्टम क्या हो गया, शुरू हो गया, पुनः सती प्रथा स्टार्ट हो गई। और जब पुनः सती प्रथा स्टार्ट हो गई तब दूसरी बार सती प्रथा पर बैन लगाया था अकबर के समय पर, या अकबर के शासनकाल में सती प्रथा पर पुनः क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था या बैन किया गया। तो सेकंड जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर ही वो शासक था जिसने दूसरी बार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था। अब तीसरी बार अगर बात की जाए, क्योंकि अकबर की मृत्यु होने के बाद पुनः ये प्रथा शुरू हो गई, जब तक अकबर का शासन चला तब तक ये प्रथा के ऊपर रोक लगी रही, बट जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, उनका शासनकाल खत्म हुआ, तब वापस से ये प्रथा शुरू हो गई। और फिर इस पर एक बार और बैन लगाया किसने, औरंगजेब ने, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता। तो औरंगजेब थर्ड रूलर। इट मीन्स, और ये भी प्रथा वापस से शुरू हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद सती प्रथा वापस से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, पुनः ये सिस्टम शुरू हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सती प्रथा पर कितनी बार प्रतिबंध लगाया गया था और पुनः वो शुरू हो गई थी, तो आंसर होगा 3 बार। किस किस के समय, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। और ट्राई किसने किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर, ध्यान रखिएगा बार। सती प्रथा पर 3 बार प्रतिबंध लगाया, 3 बार बैन लगा, और तीनों बार सती प्रथा फिर से क्या हो गई, शुरू हो गई, फिर से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब कंप्लीटली अगर बात की जाए, कंप्लीटली सती प्रथा पर सती सिस्टम पर पूरी तरह से बैन कब लगा था, तो पूरी तरह से जो बैन लगा था इस सिस्टम पर, वो आ जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास में। और जब आधुनिक भारतीय इतिहास में हम डिस्कस करेंगे और हम पढ़ेंगे 1829 का जो दौर होगा, 1829, 1829 में इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं, पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में एक एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और सती प्रथा पर पूरी तरह से पूरे भारत में क्या हो जाती है, रोक लग जाती है। क्लियर, तो ध्यान रखिए 1829 द पर्सन वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो पर्सन थे जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर एक कानून बनाकर उस पर रोक लगाई थी 1829 में। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा इन्हें इनकरेज किया था, सबसे ज्यादा इन्हें इनकरेज जिसने किया था, सबसे ज्यादा जिसने हेल्प करी थी, है ना, क्योंकि इन्हें समाज सुधार एक उस समय पर हुआ करते थे, एक समाज सुधारक हुआ करते थे उस समय पर, जिनका नाम था राजा राममोहन राय। बेसिकली बंगाल से बिलोंग करते हैं राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय के ही प्रयासों से, के ही प्रयत्नों से सती प्रथा पर रोक लगी थी। क्लियर, तो ध्यान रखिए आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है किसे, राजा राममोहन राय को। वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू करने वाले, साइंटिफिक एजुकेशन को शुरू करने वाले, अंधविश्वास, कुरीतियां, आडंबरों को समाप्त करने वाले, कुरीतियों को, ये इस तरह की सारी चीजों को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जिसका रहा वो रहा किसका, राजा राममोहन राय का। इसलिए उन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का अग्रदूत। क्लियर, आधुनिक भारत का अग्रदूत। तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर गए, वो साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ लेकर गए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेकर गए, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ लेकर गए। समझ गए। और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रवर्तक कौन था, तो आंसर ये होगा राजा राममोहन राय। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं और गौर करते हैं। हालांकि दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, लेकिन राजा राममोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे। अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इनके ही समय पर एक यात्री आया था जिसका नाम था मोरक्को का इब्न बतूता। और इब्न बतूता के अलावा इन्हीं के दरबार में एक जैन पृष्ठ रहा करते थे जिनका नाम था जिन प्रभास सूरी। देखिए जब इसका शासनकाल शुरू हुआ ना तो ये काफी परेशान रहता था, काफी दिक्कतें थी, काफी प्रॉब्लम थी। और उन प्रॉब्लम का जो कारण था वो था रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह। काफी ज्यादा रिवोल्ट हुए इसके शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रिवोल्ट किस सुल्तान के शासनकाल में हुए थे। समझ गए ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रिवोल्ट किस सुल्तान के शासनकाल में हुए थे। आंसर ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए। तो अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो साउथ इंडिया में उस समय पर
साउथ इंडिया में हुए 27 रिवोल्ट, 27 बार विद्रोह हुआ साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जो रिवोल्ट हुए वो हुए 7 रिवोल्ट। इस तरह से ओवरऑल जो रिवोल्ट्स हैं वो हैं 34। और इसका शासनकाल ही कितने साल का था? 26 साल का। तो 26 साल के शासनकाल में इसने देखे हैं 34 रिवोल्ट, यानी कई बार रिवोल्ट होते थे। एक रिवोल्ट को शांत करने जाता था तो अगला रिवोल्ट वापस आएगा, तब तक पता चलेगा कि एक बार और वहां पे रिवोल्ट हो गए। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? साउथ इंडिया में। तो काफी रिवोल्ट, परेशान था रिवोल्ट से। उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो मंगोलों के आक्रमण से परेशान था। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में मंगोल इन्वेजन होते थे और साउथ इंडिया में रिवोल्ट होते थे, कभी उत्तर भारत में भी हो जाते थे रिवोल्ट। तो रिवोल्ट से काफी परेशान रहा, समझ गए? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? और इसी के समय पर 5th इन्वेजन ऑफ मंगोलॉइड, यानी मंगोलों का 5वां आक्रमण हुआ। फिफ्थ अटैक ऑफ मंगोलॉइड। इन्हीं के समय पर मंगोलों ने 5वीं बार आक्रमण किया था। तो देखिए मैंने आप लोगों को ओवरऑल जो इन्वेजन्स हुए मंगोलों के बताए हैं। जैसे 1321 पहला 1321 नहीं 1221 1221 में इल्तुतमिश के समय पर हुआ था। 1242 बहराम शाह के समय पर हुआ था। इसके अलावा थर्ड जो इन्वेजन था मंगोलों का वो हुआ था बलबन के समय पर, और बलबन के समय पर 1285 में। और जो फोर्थ मंगोल इन्वेजन हुआ है, फोर्थ जो इन्वेजन हुआ है वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय पर। जलालुद्दीन खिलजी के समय पर लगभग 1293 में, 1293 में। और फिफ्थ जो इन्वेजन हुआ वो किसके समय पर हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। क्लियर? ध्यान रखिए। तो 5 बार मैंने इन्वेजन आप लोगों को बता दिए मंगोलों के। इस तरह से ओवरऑल ध्यान रखिए, 5th इन्वेजन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि चूंकि ये काफी परेशान था उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रिवोल्ट्स के कारण, उत्तर दक्षिण भारत में रिवोल्ट हुआ, फिर वापस पहुंचता, उसे शांत कराता, पता चलता दूसरा हो गया। तो काफी परेशानी की बात थी। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन इसने निकाला वो क्या निकाला? तो इसने जो सॉल्यूशन निकाला है ना, वो सॉल्यूशन ही इसका पहला क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही क्या हो गया? फेल हो गया। पांचों एक्सपेरिमेंट फेल होंगे, इसीलिए फेमस है ये सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ, या पहला प्रयोग किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? इन 1326 यानी राजा बनने के अगले ही साल, कई बुकों में 1327 भी मिल जाता है। तो 1326 या अप्रोक्स 1327 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो दिल्ली से कैपिटल को कहां लेकर चले गए? देवगिरी। और देवगिरी तो जानते ही हैं सभी लोग। देवगिरी जो सिटी है वो उस समय की महाराष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी, है ना। ये हमने डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, या जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा था, या सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक करा था देवगिरी पर, साउथ इंडिया पर 1293 में। और फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने करा था देवगिरी पर। वहीं के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, उन्हें हराकर उनकी बेटी को या उनकी पुत्री को वो लेकर आ गया था, और वहां का काफी मात्रा में धन संपत्ति को लूट लिया था। तो अच्छा वेलफेयर या प्रोस्पेरियस सिटी थी देवगिरी। तो इन्होंने क्या किया? अपनी सिटी को ट्रांसफर कर दिया, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से। कहां लेकर चले गए? देवगिरी। और देवगिरी का नाम भी बदलकर कर दिया गया दौलताबाद। अब देवगिरी को किस नाम से जाना जाता था? दौलताबाद। देवगिरी का नया नाम रख दिया दौलताबाद। क्लियर? कैपिटल ट्रांसफर करके दौलताबाद चले गए उनने। इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर हम बीच में आ जाएंगे, क्लियर, अगर हम बीच में आ जाएंगे तो हम इजीली कंट्रोल कर पाएंगे साउथ इंडिया के रिवोल्ट को, और नॉर्थ इंडिया के रिवोल्ट को भी आसानी से संभाल पाएंगे। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि कैपिटल हमेशा बीच में ही होती है, किसी भी स्टेट के बीच में ही कैपिटल रखी जाती है। हालांकि सोच अच्छी थी, क्लियर, काफी अच्छी सोच के साथ इन्होंने साउथ इंडिया में अपनी कैपिटल को स्टेब्लिश किया या ट्रांसफर किया 1326-27 में। बट जिस समय इन्होंने ट्रांसफर किया ना, उस समय भीषण गर्मी थी, काफी ज्यादा क्या थी? गर्मी थी।
और गर्मी के कारण जब ये लोग गए वहां पर तो आधी से ज्यादा तो जनता क्या हो गई, जो लोग इनके साथ गए वो आधे से ज्यादा तो गर्मी में ही मर गए और उस टेम्परेचर को कई लोग सहन नहीं कर पाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि देखिए कैपिटल अगर बनी है दिल्ली, इट मीन्स दिल्ली काफी प्रोस्पेरियस सिटी थी जैसे कि इब्न बतूता ने भी कहा। और ये प्रोस्पेरिटी एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल में नहीं आते हैं, इसके लिए काफी समय लगता है, लंबा समय लगता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है बिजनेसमैन का या व्यापारियों का, क्योंकि दिल्ली में संपन्नता थी ड्यू टू ट्रेडर्स या व्यापारियों के कारण। और व्यापारी कभी भी एकदम से अपनी स्पेस को नहीं, अपने प्लेस को नहीं बदलता है ना, उसे जमने में, उसके व्यापार को जमाने में उसे बहुत टाइम लगता है। तो जो व्यापारी थे ना वो अभी भी दिल्ली में ही थे। कुछ व्यापारी जबरदस्ती देवगिरी ले जाए गए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका व्यापार इतनी जल्दी नहीं जम सकता कहीं पर भी। इसलिए दिल्ली तो प्रोस्पेरियस होती रही, थोड़ा बहुत देवगिरी में भी इफेक्ट हुआ, बट चूंकि उतना ज्यादा वो उसके जो ऑफिसर्स थे, उसके जो व्यापारी थे वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। दैट्स वाई इसने जो अपना डिसीजन था वो क्या करा, 2 ही साल के बाद चेंज कर दिया और वापस कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। तो 2 साल ही उसने अपनी कैपिटल किसे रखा, दिल्ली को, और ही गेट बैक टू दौलताबाद को रखा और देन ही गेट बैक टू दिल्ली, और पुनः वो चला गया कहां पर, दिल्ली में। तो 2 साल उसकी राजधानी क्या रही, देवगिरी, या देवगिरी को कहा गया दौलताबाद, और फिर 2 साल के बाद वो वापस कहां चला गया, दिल्ली चला गया। क्लियर। देन आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे सेकेंड डिजास्टेरियस प्लान, या दूसरा जो योजना थी इनकी, जो दूसरी जो प्लान थी, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो हमने कहा कि इनके समय पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, 5वां इन्वेजन हुआ था मंगोलों का। क्लियर। अब इसने ये योजना बनाई, जिस समय की हम बात कर रहे हैं लगभग 1329 की बात है, और ये जो फेलियर है सेकंड वाला, इसका नाम है खुरासन मिशन। खुरासन मिशन, ये हम सेकंड प्लान की बात कर रहे हैं, सेकंड फेलियर मिशन वाज खुरासन मिशन। खुरासन मिशन, ये मिशन हालांकि डेट्स जो है वो अलग अलग मिल जाती है, 1329 ज्यादातर मिली है बुक्स में, 1329 1329। तो खुरासन मिशन इन्होंने किया, खुरासन मिशन 1329 में। अब समझ लेते हैं कि क्या मिशन था। तो आप लोगों को पता है कि इस तरह से समझें, इंडिया में आने का जो रास्ता है वो सभी को पता है कि नॉर्थ वेस्ट यानी सिंध के रास्ते से ही लोग आते हैं। यहाँ पे आता सिंध, ये इस रीजन को हम सिंध बोलते हैं। और दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर दिल्ली। जब ये दिल्ली में शासन कर रहा था तब इसे खबर मिली कि मंगोलों का आक्रमण हुआ है सिंध पर। मंगोल यहीं से आते थे सिंध पर। तो इसने योजना बनाई कि मंगोल आक्रमणकारियों के ऊपर अटैक करने के लिए सिंध जाना है और यहाँ से मंगोलों को वापस क्या करना, भगाना है युद्ध में, पराजित करके। अब उसी समय, जिस समय की ये घटना थी, उसी समय पर इधर अफगानिस्तान में एक जगह आती है, अफगानिस्तान में। क्लियर। और ज्यादा वेस्ट में चले जाएंगे और ज्यादा पश्चिम में चले जाएंगे तो वहां पर अफगानिस्तान में एक जगह आती है जिस, क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है ना, और खुरासन आ जाता है अफगानिस्तान में। कहां पर, अफगानिस्तान में। तो उसे खबर मिलती है कि अफगानिस्तान के खुरासन वाले क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा अराजकता है, काफी ज्यादा वहां पे अराजकता का माहौल है, स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं है, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन है, रूलिंग शासन की अनस्टेबल कंडीशन है। कहां पर, खुरासन में। ये खबर मिली किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्लियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना बनाई कि पहले तो हम सिंध में जाएंगे और सिंध से मंगोलियों को हराकर भगा देंगे और उसके बाद फिर हम अटैक करेंगे किस पर, खुरासन पर। खुरासन जो कहाँ, अफगानिस्तान में। और खुरासन पर अटैक करके वहां से भारी मात्रा में जो लूटपाट करके वापस अपने देश में जाएंगे, यानी भारी मात्रा में लूट करने के उद्देश्य से इन्होंने योजना बनाई थी खुरासन पर अटैक करने की। खुरासन पता चलेगा कहाँ पर है। अब क्या हुआ कि इसके लिए इन्होंने अपनी बड़ी सी अपनी फौज तैयार करी। ऐसा कहा जाता है लगभग 37 लाख के लगभग सेना तैयार करी और सेना को अपना प्लान बताया। जब सेना को ये प्लान बताया, आर्मी को जब ये योजना बताई, तो आर्मी के जो मेन ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्लान करना बुद्धिमानी नहीं है, इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू अटैक ऑन
खुरासन। तो उन्होंने कहा ये सही योजना नहीं है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने में, वहां से आने में हमें 1 साल का टाइम लगेगा, समझ गए ना, लगभग 1 साल लगेंगे, वहां जाएंगे वहां आएंगे, और वो सही डिसीजन नहीं है। देन इसने क्या किया, अपनी सेना को 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी, समझ गए ना, क्या बोल दिया, ये लो 1 साल की सैलरी ले लो, एडवांस में काफी पैसा उनको बांट दिया, एडवांस ही दे दिया पहले ही 1 साल की, और बोला कि चलो अब आपको जो है अटैक करना है। अब जब सैलरी दे दी तो सैनिकों के, जनरलों के मुंह बंद हो गए, और वो भी तैयार हो गए युद्ध में लड़ने के लिए या जाने के लिए। अब जब ये इन्होंने सबसे पहले तो सिंध पर अटैक किया और मंगोलों को यहाँ से भगाया, मंगोलों को पराजित किया, और फिर जब ये निकला कहाँ पर जाने के लिए, खुरासन पर। तो खुरासन पर जब जाने के लिए निकला तब इसको ये खबर मिली कि खुरासन पर तो उज्बेकों ने पहले ही हमला कर दिया है, उज्बेकिस्तान के आक्रमणकारियों ने, उज्बेकिस्तान के शासकों ने पहले ही अटैक कर दिया और वहां से लूट करके वो चले गए हैं। देन ही अंडरस्टैंड कि उसका जो डिसीजन था, उसका जो निर्णय था, वो काफी ज्यादा बेवकूफी भरा हुआ था। अब सैनिकों को तो सैलरी दे चुका था, उनसे वापस तो ले नहीं सकता है। इस कारण से इकोनॉमी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई, क्योंकि वहां से तो कुछ मिलना नहीं था और सैलरी वो दे चुके थे, समझ गए ना। तो ये जो सेकंड फेलियर था, ये काफी बड़ा फेलियर साबित हो गया। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्लियर, लगभग घटना है 1329 की, 1329 की, समझ गए ना। अब अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो इन्होंने सोचा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को सही किया जाए, और अर्थव्यवस्था को सही करने निकले थे, लेकिन अर्थव्यवस्था को और ज्यादा क्या कर लिए, खराब कर लिए, क्योंकि बाई हिज थर्ड डिजास्टेरियस प्लान, अब इन्होंने तीसरी योजना बनाई, इनके खुराफाती दिमाग ने तीसरा प्लान तैयार किया, और तीसरा प्लान ये था कि हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, डीमोनेटाइजेशन करेंगे। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होगा कि करेंसी जो है ना, करेंसी को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ये डिसीजन लिया, इशूइंग ऑफ टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा शुरू कर दी। तो तीसरा सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध योजना जो थी इनकी वो ये थी, क्योंकि ऑब्वियसली करेंसी जो थी वो बांट चुके थे, करेंसी की प्रॉब्लम थी, मुद्रा की समस्या थी। तो इन्होंने तीसरा प्लान ही शुरू करा जिसका नाम था इशूइंग द टोकन करेंसी। इशूइंग ऑफ टोकन करेंसी। और ये जो एक्ट था इनका, ये एक्ट था, ये कार्य इन्होंने किया था 1330 में, इट मींस खुरासन मिशन के बाद 1330 में उन्होंने टोकन करेंसी मिंट क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब इस बात को समझ लेते हैं, है ना। तो पहला डिजास्टेरियस प्लान क्या है, पहली ही घटना ध्यान रखिए, जब ये शासक बने तो सबसे पहला ही ऐतिहासिक कदम इन्होंने उठाया और कैपिटल को ही बदल दिया। मतलब बहुत बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी कि राजधानी ही बदलकर कहाँ चले गए, देवगिरी, और देवगिरी से फिर 2 साल रहने के बाद वापस कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। उसके बाद खुरासन में मिशन प्लान किया, लेकिन वो भी इनके लिए उल्टा साबित हुआ, और 1 साल की सैलरी ही अपने सैनिकों को एडवांस दे दी, जिससे करेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अब उस करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इन्होंने तीसरा गलत निर्णय ले लिया उस जमाने में। और ये तीसरा गलत निर्णय ये था कि इशूइंग ऑफ टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा जारी कर दी। देखिए आज के जमाने में चलता है ये प्लान, ये जो सिस्टम है टोकन करेंसी, आज के समय पर चलती है। हम जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो टोकन करेंसी ही है, सांकेतिक मुद्रा है। और उस समय पर, जिस समय की हम घटना डिस्कस कर रहे हैं, उस समय तो सोने या चांदी के सिक्के चला करते थे, उस समय सिल्वर कॉइन्स चला करते थे, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको टंका कहा जाता था, टंका या टका। तो सिल्वर कॉइन चला करते थे, टंका, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि सिल्वर कॉइन्स को बैन करवा दिया, या जनता से बोल दिया कि जिन भी लोगों के पास चांदी के सिक्के हैं वो हमारे पास आकर क्या कर दो, जमा कर दो। आप सभी लोग अपने चांदी के सिक्के हमारे पास दे दो, अब चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे। और चांदी के सिक्के की वैल्यू बराबर कर दी किसके सिक्कों के बराबर, कॉपर के। और कॉपर के कॉइन्स को कहा जाता था उस समय जीतल। तो जो कॉइन्स पहले सिल्वर की वैल्यू रखते थे, या जो वैल्यू सिल्वर के कॉइन्स की थी, वो वैल्यू अब हो चुकी थी किस कॉइन्स की, कॉपर के कॉइन्स की। क्लियर,
तो इन्होंने ये किया कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर कॉपर के यानी तांबे के सिक्के चलवा दिए, और एक क्या किया, एक टोकन करेंसी शुरू कर दी, एक सांकेतिक मुद्रा शुरू कर दी, एक टोकन करेंसी लेकर आ गए। थर्ड करेंसी, देखिए फर्स्ट करेंसी तो ये चलती थी उस समय पर, सेकंड करेंसी ये चला करती थी, अब थर्ड करेंसी जिसे टोकन करेंसी कहा गया, सांकेतिक मुद्रा कहा गया, जो कि हुआ करती थी ब्रोंज की, और साथ ही कहा जाता है कई जगहों पे ब्रोंज हमने देखा है कि ब्रोंज लिखा हुआ है, और कई जगहों पर ऐसा लिखा है कि ये लेदर या चमड़े के सिक्के हुआ करते थे। क्लियर, लेदर या चमड़े के कॉइन्स हुआ करते थे, ये थर्ड नंबर पे करेंसी, तो यहां पे लेदर भी लिख लेना, लेदर कॉइन यानी चमड़े के सिक्के। क्लियर, तो इन्होंने क्या किया कि इस वैल्यू के कॉपर कॉइन्स चलाए और कॉपर की वैल्यू लेदर या चमड़े या ब्रोंज के सिक्कों के बराबर कर दी, इस तरह से कर दिया। जब इसने ये डिसीजन लिया तो इसकी जनता को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या कर दिया है, ये क्या हो गया है। उसी प्रकार जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार डिमोनेटाइजेशन किया था, और आप लोग पता होगा लगभग 8 नवंबर 2016 की बात है, 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रात के समय ही ये घोषणा कर दी थी कि आपके जो 500 और 1000 के जो नोट के डिनोमिनेशन के जो नोट हैं वो आज रात 12 बजे से आज रात 12 बजे से यूजफुल नहीं होंगे, वो योग्य नहीं होंगे, यानी वो अब करेंसी नहीं मानी जाएगी। क्लियर, लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, करेंसी को ही लीगल टेंडर कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो 500 और 1000 के जो नोट्स हैं, के डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, वो रात के 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, वो एक कागज कहलाएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे नोट्स को क्या कर दो, सारे करेंसी को जमा कर दो पहले ही बैंक के पास। ये घोषणा कर दी थी पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को। उसी प्रकार इन्होंने बोल दिया सभी जनता से कि सिल्वर के कॉइन्स को क्या कर दो, हमारे पास लेकर आ जाओ, सारे जमा कर दो, और उसी के बराबर क्या ले लो, कॉपर ले लो, क्योंकि कॉपर की वैल्यू अब सिल्वर के बराबर होगी। समझे। अब बताइए क्या ये डिसीजन सही डिसीजन था उस जमाने के हिसाब से? उस जमाने के हिसाब से डिसीजन सही इसलिए नहीं था क्योंकि जब जनता को ये लगा कि अच्छा ऐसा है, तो जनता ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, ब्रॉन्ज के जब कॉइन्स चले तो उन्होंने अपने बर्तनों का, अपने जो भी बर्तन उनके पास हुआ करते थे, जो भी सामान हुआ करते थे ब्रॉन्ज के, उन्हें पिघला पिघला कर ही सिक्के क्या कर लिए, बना लिए, जिससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा क्या हो गई, डामाडोल हो गई। क्योंकि आप लोग बताइए कि आज के समय हम नोट बना ले सकते हैं या छाप सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इन चीजों को मेंटेन करता था, मैनेज करता था, तो लोगों ने अपने घर पे ही ब्रॉन्ज के सिक्के बना दिए। अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डगमगा गई, अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बर्बाद हो गई, और इस डिसीजन को उन्हें क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, और जनता को उनके कॉपर कॉइन्स के बदले चांदी के कॉइन्स वापस करना पड़े। इस कारण से एक तो कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्कों के बड़े बड़े पहाड़ बन गए, और दूसरा ये हुआ कि इनका जो राजकोष था, इनका जो पूरा वेल्थ थी स्टेट की, राज्य की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी या खाली होने लगी। अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए इसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये जो नुकसान हुआ है। अच्छा ये बात और ध्यान रखिए, जो टोकन करेंसी मिंट शुरू करी ना इन्होंने, टकसालों पर जमा करवा लिए पैसे और फिर वहीं से ये शुरू कर दिया टोकन करेंसी। उस समय इस बात का ये इनकरेज हुए थे किसी से, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट थे, इंडिया में फर्स्ट हैं, लेकिन इन्हें इनकरेजमेंट हुआ था, इन्हें प्रभावित थे किसी से कि उसी समय पर विश्व में एक और शासक थे, या इनसे भी पहले विश्व में एक और शासक थे जो इस तरह की टोकन करेंसी या कागजी मुद्रा शुरू कर चुके थे। क्लियर। और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी सोचा कि अपन भी करते हैं। क्लियर। तो ये जो टोकन करेंसी है, ये सबसे पहले, या हम बोले पेपर करेंसी, सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी थी चाइना में। चीन में एक मंगोलियाई शासक रूल किया करते थे जिनका नाम था कुबलाई खान। तो ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुबलाई खान वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ वर्ल्ड, या हम बोल सकते हैं चाइना, हु इशूइंग पेपर करेंसी या फिर हु इशूइंग टोकन करेंसी। क्लियर। कुबलाई खान ही पहले शासक थे चीन के जिन्होंने क्या किया, कागजी मुद्रा क्या की थी, जारी की थी। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे गौर करते हैं। तो अब ये इकोनॉमी को ठीक करना है, अर्थव्यवस्था को सुधारना है। डिमोनेटाइजेशन के कारण काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, तो फिर क्या किया जाए? अब अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, राजा के पास पैसा कैसे आएगा? अब कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है।
अब कमजोर अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो आपके पास रेवेन्यू, सबसे पहले ये है कि रेवेन्यू होना चाहिए, यानी राजस्व हो, पैसा हो। जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तब तो वो कहीं इन्वेस्ट करेगी और फिर ही तो इकोनॉमी ठीक होगी ना। इकोनॉमी तभी तो ठीक होगी। मान लो कि एक सेक्टर में जो है मंदी है, जैसे हम बोलें कि हाउसिंग सेक्टर में मंदी है, तो गवर्नमेंट ने लोन दे दिया। किसे लोन दे दिया? जैसे नाबार्ड को लोन दे दिया, या हाउसिंग सेक्टर के जो बैंक हैं मान लो सभी बैंकों को लोन दे दिया और उनको बोल दिया कि आप हाउसिंग लोन बांटिए। अब जब हाउसिंग लोन बंटने लग गए, जनता लोन लेने लग गई और जनता ने मकान बनाना शुरू कर दिया, जिससे हाउसिंग सेक्टर में क्या आने लगा? उछाल आने लगा। क्योंकि फिर क्या होगा, जब लोग मकान बनाएंगे तो वो लोहा भी खरीदेंगे, सीमेंट भी खरीदेंगे और वो सारी कमोडिटीज परचेस करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे जो मकान बनाने में लगते हैं। और इससे क्या होगा कि हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। लेकिन सबसे पहली स्टेप क्या हुई? गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने फंड डाला बैंकों में और फिर लोगों ने क्या किया है? लोन लिए हैं। इट मीन्स इकोनॉमी सही तभी होगी जब गवर्नमेंट यानी स्टेट या राजा के पास क्या हो? रेवेन्यू हो। और राजा या सरकार के पास रेवेन्यू कब आता है? जब राजा खुद का पैसा थोड़ी होता है, जनता से ही तो टैक्स लेता है। तो इनका रेवेन्यू कब ठीक होगा? जब इनके पास टैक्स ज्यादा है। क्लियर? तो जब ये टैक्स इनके पास ज्यादा आएगा तभी रेवेन्यू ज्यादा होगा। और टैक्स ज्यादा तब आएगा जब टैक्स ज्यादा लगाएंगे। जब टैक्स ज्यादा लगाएंगे तभी तो टैक्स ज्यादा आएगा। तो इन्होंने टैक्स की रेट को क्या करा? बढ़ावा दिया, टैक्स की रेट बढ़ा दी। लेकिन ऐसे किसी भी जगह पर टैक्स की रेट नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, उस समय पर इकोनॉमी का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर ही तो था। अर्थव्यवस्था का साधन क्या था? एग्रीकल्चर था। तो टैक्स वगैरह सब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था ज्यादातर। तो इन्होंने टैक्स की रेट बढ़वा दी और टैक्स की रेट दोगुनी कर दी, 50% कर दी। लेकिन किस रीजन में? दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र में 50% अलाउद्दीन खिलजी ने भी करी थी उस समय। हालांकि उन्होंने बाकी मीजर्स या बाकी सुधार भी किए थे। इन्होंने टैक्स की रेट बढ़ा दी और कितनी कर दी? 50%। किन रीजन में? दोआब रीजन में। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये जो टैक्स की रेट बढ़ाई गई दोआब रीजन में, ये इनका जो था फोर्थ, चौथा है ना, चौथा क्या था? चौथा कंट्रोवर्शियल क्या था? प्लान था। पहला कंट्रोवर्शियल प्लान क्या हुआ था जो अभी हमने डिस्कस किया? फर्स्ट कंट्रोवर्शियल प्लान, कैपिटल को ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया। सेकंड ये था कि खुरासन का मिशन किया, वो अनसक्सेसफुल रहा। और तीसरा ये था कि टोकन करेंसी मिंट शुरू करी, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर, कॉपर और फिर ब्रॉन्ज कॉइन्स चला दिए। और अब फोर्थ हम बात कर रहे हैं, फोर्थ कंट्रोवर्शियल प्लान। इसमें क्या हुआ? टैक्स की रेट बढ़ा दी गई। टैक्स की रेट बढ़ा दी गई। टैक्स की रेट यानी कृषि के वाले क्षेत्रों पर ही ज्यादा बढ़ाई है, सारे रीजन में नहीं। और कृषि के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो माने जाते हैं वो दोआब रीजन या दोआब क्षेत्र। तो गंगा और यमुना के क्षेत्रों में, के दोआब क्षेत्रों में टैक्स की रेट क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। तो फोर्थ नंबर पे आप लोग लिखिएगा कि इंक्रीज इन टैक्सेस इन दोआब रीजन। इंक्रीज इन टैक्सेस इन दोआब रीजन। दोआब क्षेत्रों में टैक्स की रेट को बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट? 50% कर दिया गया। टैक्स की रेट 50% कर दी। कहां पर? दोआब क्षेत्रों में। क्लियर? तो वैसे तो होता ही था, दोआब रीजन के लोगों को पता भी रहता था कि हमारी तो बढ़ भी सकती है टैक्स की रेट, पैदावार ज्यादा होती है। तो उनको बोल दिया गया कि आपसे जो है ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, है ना। गंगा यमुना के दोआब की बात हो रही है यहाँ पे। अब लेकिन क्या हुआ? जिस साल उन्होंने टैक्स की रेट बढ़ाई उसी साल क्या हुआ? सूखा पड़ गया। उसी साल क्या हो गया? ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। अभी सूखा पड़ गया तो ये इवेंट भी उनका अनसक्सेसफुल हो गया। अभी क्या हुआ कि वैसे ही पैदावार कम हुई थी तो जो किसान थे उन किसानों ने अपने फसल में, अपने खेतों में आग लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि टैक्स तो ज्यादा भरना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने खेतों में आग लगा दी और वो आग लगाकर भाग गए, कहीं दूर चले गए। अब यहाँ पे फिर इनके लिए नुकसान साबित हो गए और उन्होंने क्या किया? किसानों को वापस बुलवाया और किसानों को एग्रीकल्चर लोन दिए, जिसे ताकाबी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर लोन बांटना शुरू किया और इनकरेज किया फार्मर्स को कि आइए आप खेती करिए, हम आपको और भी मदद करेंगे। जैसे लोन दिया, बीज दिए, है ना। इस तरह की सुविधाएं इन्होंने देना शुरू किया। यानी ये वाला जो पॉइंट था, ये वाली जो घटना थी, ये भी क्या हो गई? नेगेटिव साबित हो गई। क्लियर? अब हम इनके द्वारा शुरू किया गया या इनका जो जीवन का पांचवा जो फेलियर था उसके ऊपर गौर करते हैं। तो थर्ड फेलियर डिस्कस किया, फर्स्ट फेलियर डिस्कस किया, फोर्थ फेलियर डिस्कस किया, अब फिफ्थ फेलियर की बात करते हैं। पांचवा इनके जीवन का अनसक्सेसफुल प्लान क्या था?
इन्होंने उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में एक मिशन शुरू किया, एक योजना शुरू की, उस उत्तर भारत वाले रीजन पर अपना नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये चाहते थे कि उत्तर भारत में जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड वाले रीजन को उस समय कहा जाता था कराचिल। कराचिल जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र को कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, कराचिल का अभियान किया, समझ गए, फेलियर ऑफ कराचिल मिशन। कराचिल का असफल प्लान, कराचिल का असफल प्लान, इट मींस फेलियर ऑफ कराचिल मिशन। और कराचिल किसे कहा जाता है, तो कराचिल उस समय कहा जाता था उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कहा जाता कराचिल। तो क्या हुआ कि अपनी सेना को लेकर, बड़ी सी सेना को लेकर कहां पहुंच गए, कराचिल। लेकिन इन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उस रीजन में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, काफी ज्यादा कोल्ड रीजन है, वो काफी ठंडा क्षेत्र है। तो अपनी सेना को लेकर तो चले गए, लेकिन क्या हुआ कि इनकी आधी से ज्यादा सेना तो ठंड में ही मर गई, आधे से ज्यादा सैनिक तो क्या हो गए, ठंड में ही मर गए। क्लियर। और ये प्लान भी इन्हें छोड़ना पड़ा और वापस आना पड़ा। इट मीन्स कि ये योजना भी अनसक्सेस हो गई, है ना। इस तरह से 5 फेलियर जो इनके मिशन थे इनके जीवन में, उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके मैंने आप लोगों को 5 प्लान जो थे, 5 जो डिजास्टेरियस मिशन इन्होंने शुरू किए थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अब इन सब जब घटनाओं को पढ़ा है, एक इतिहासकार जिनका नाम था एलिफेंस्टीन ने, एलिफेंस्टीन जो एक इतिहासकार है, जब उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के अंदर या इस शासक के अंदर पागलपन के कुछ अंश थे, इसलिए उसने कहा कि इस शासक को क्या कहा, पागल है। अब ऐसे ऐसे प्लान इसने शुरू किए जिससे जनता परेशान हो गई, है ना। उसी तरह एक इतिहासकार बर्नी, उन्होंने कहा जनता इससे और ये जनता से परेशान रहा करता था। बर्नी ने एक बुक भी लिखी है फुतूहात फिरोज शाह इनके भाई के ऊपर, लेकिन इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उससे मिलती है। और एक बुक लिखी है किसने, इब्न बतूता ने, किताबुल रहला के नाम से। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं और कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करते हैं किसके शासनकाल के समय के, मोहम्मद बिन तुगलक।